गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सराफत अली आपका भोम सिंह किटी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर मैकेनिक्स, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पहले चैप्टर के अंदर कोरिलिस बल की गणना करी थी। हमने घूर्णन निर्देश तंत्र में कोरिलिस बल को फाइंड कर लिया था और हमारे पास कुछ इक्वेशन आई थी कोरिलिस बल की। Fc बराबर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v और हमारे पास एक अपकेंद्रीय बल आया था F माइनस ओमेगा क्रॉस r माइनस ओमेगा m कोष्टक ओमेगा यही था क्या? एक सेकेंड। ये था हमारा कोरिलिस बल और ये था हमारा अपकेंद्रीय बल। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, समझ में आ गया था। आज अगर हमें ये निकालना हो कि कोरिलिस बल है, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। बल है तो बल का दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, तो कोरिलिस बल का परिमाण निकालें तो सब पॉइंट लगा ले। कोरिलिस बल का परिमाण निकालेंगे तो परिमाण क्या आएगा। देखो, जब आपको भी पता होगा, जब दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट है उनका, अगर a मल्टीप्लाई b है और एक है डॉट प्रोडक्ट, तब इनका अगर हमें परिमाण निकालना हो तो क्या आता है मोड a मोड b। अगर क्रॉस प्रोडक्ट तब क्या आएगा साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट हो तब क्या आएगा कोस थीटा। ये आपकी 12th कक्षा में था। ये तो होता है सदिश गुणा, ये अदिश गुणा। सदिश गुणा में क्या आएगा साइन थीटा, और अदिश गुणा में कोस थीटा। और हमारे पास यहाँ पर क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमें इसका परिमाण निकलना हो Fc बराबर तो -2m ओमेगा क्रॉस ओमेगा का मोड और v डैश का मोड, साथ में क्या आएगा साइन थीटा। अगर कोई दिशा नहीं दी हुई तो हम कोई n कैप दिशा मान लेते हैं, i कैप, j कैप और k कैप, तीनों में कोई भी हो सकती है। तो यहाँ n कैप क्या है एकांक इकाई सदिश, तो इसका परिमाण ये हो गया -2m ओमेगा क्रॉस v डैश का दोनों का मोड और साइन थीटा। अब कंडीशन हो सकती है कि ओमेगा और v डैश जब हमने लिया था उसमें कोणीय वेग लिया था और v वेग लिया था, वो दोनों क्या हो, अगर ये हो कि इधर ही ओमेगा जा रहा है, मतलब कोणीय वेग भी इसी दिशा में और वेग भी इसी दिशा में है, तब थीटा का मान कितना होगा दोनों के मध्य 0 डिग्री। अगर एक इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तब एंगल कितना होगा 90 डिग्री। मतलब दो केस हो सकते हैं। पहला पॉइंट, यदि ओमेगा व वी डैश क्या हो समांतर हो, तब थीटा बराबर
0 डिग्री और साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान रखेंगे 0 आएगा। 0 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, एफ सी का मान 0। अरे जब इसको पूरे से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा क्या, देखो एफ सी बराबर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश साइन 0 डिग्री एन के, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो एफ सी 0 होगा कब, जब कोणीय वेग और वेग दोनों क्या हो, समानांतर हो, उस टाइम पे कोरिलेशन क्या हुआ 0। अब दोनों क्या हो, लंबवत हो। यदि ओमेगा व वी डैश लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 को इससे गुणा करेंगे वही आएगा। तो एफ सी बराबर क्या होगा, दिशा तो हट जाएगी ना, परिमाण निकाल लेता हूँ। एफ सी बराबर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, और साइन 90 का मान 1 आएगा, गुणा 1 करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन हो गई, जब समानांतर हो तब कोरिलेशन बल 0, जब परपेंडिकुलर हो तब कोरिलेशन बल इन दोनों का परिमाण का गुणनफल। ठीक है, लिख लें। लिख लिया। अब देखो ये तो था हमारा कोरिलेशन बल का इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे अब केंद्रीय बल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा अब केंद्रीय बल का प्रभाव। या केंद्रीय बल ये है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लगता है ये। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कोरिलेशन बल होता है वो तो सिर्फ गतिशील कण के लिए लगता है। ठीक है, जब कोई कण गतिशील है तभी कोरिलेशन बल दिखाई देगा। अगर बिंदु गतिशील और स्थिर दोनों है उस टाइम पे दोनों बल लग सकते हैं। अब केंद्रीय बल भी लगेगा और मतलब जब स्थिर अवस्था में है तब भी अब केंद्रीय बल लगेगा और गतिशील अवस्था में है तब भी अब केंद्रीय बल लगेगा। लेकिन कोरिलेशन बल ओनली गतिशील अवस्था में ही लगेगा, स्थिर अवस्था में गतिशील बल नहीं लगेगा। तो हेडिंग लगा अब केंद्रीय बल का प्रभाव। अब केंद्रीय बल का प्रभाव किसी बिंदु पर कैसे पड़ता है।
अब पहले तो ये बता, हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, और घूर्णन गति किसका उदाहरण है? अजड़त्व निर्देश तंत्र का उदाहरण है। पृथ्वी किधर से किधर घूर्णन करती है बता दे। पृथ्वी घूर्णन तो करती है, और किस दिशा में कैसे घूर्णन करती है वो बता। अपने एक्स अक्ष पे घूर्णन करती है, और पृथ्वी की एक्स कौन सी है? उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी ये नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर दक्षिण, ऐसे लिख लो, उत्तर दक्षिण, और इधर पूर्व, और ये पश्चिम, ये इसकी एक्स, इसके सापेक्ष घूर्णन करती है। अब ये बता, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करती है या पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। लेकिन हमें जब सुबह देखते हैं तो सूरज लगता है कि पूर्व से पश्चिम आ रहा है, सूरज कहीं नहीं जा रहा है, सूरज अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। किसके सापेक्ष? अपनी अक्ष के सापेक्ष, उत्तर दक्षिण अक्ष के सापेक्ष वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अब घूर्णन की गति क्या होती है वो निकालें। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T होता है क्या? ओमेगा बराबर कोणीय वेग 2π/T आवर्तकाल का होता है क्या? और 2π/T से वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू 3.14। समय, अब पृथ्वी एक चक्कर घूर्णन करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे लगाती है। कर लेती घूर्णन। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती तो कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में घूम जाती है। घूम जाती है 24 घंटे में, कंफ्यूज क्यों रहा? एक दिन हमारा 24 घंटे का ही तो होता है। सूरज के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगाती है? 300। अब तो अगर टाइम कितना लगा रही है? 24 घंटे। घंटे से मिनट में चेंज करना हो तो 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो 60 सेकंड। जब इनको कैलकुलेट करेगा ना तब उसकी वैल्यू आएगी 7.29 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब देख ले, ये उसकी कोणीय वेग है। पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है? ये है 7.29 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। इतना ही घूमती है एक सेकेंड में, ठीक है। अब मतलब स्लो घूम रही है, तो पृथ्वी किसका उदाहरण हो गई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। जहां भी घूर्णन मिलेगा वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है। इतनी बातें लिख। पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष, पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष, मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से या पूर्व से? पश्चिम से सापेक्ष, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। और साथ में ये तू कैलकुलेशन लिख सकता है, ये सीधा लिख ले। पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा बराबर 7.29 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड होता है। वेग बहुत, अब देख लो -5 है, माइक्रो से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत कम कोणीय वेग होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अब तू बोलेगा कि सर इसमें अपकेंद्रीय बल कहाँ से आ गया? अब अपकेंद्रीय बल पृथ्वी पर तो लगता नहीं है, पृथ्वी के ऊपर कोई कण उपस्थित होगा उस पर लगेगा, उस पर ही लगेगा ना अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मान लेते हैं कि पृथ्वी पर
किसी जगह पे, ये लिख लिया क्या, लिख लिया, ये लिखना है। अब आप केंद्रीय बल कहाँ लगेगा, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये इसकी उत्तर दक्षिण एक्स, और ये पूर्व से पश्चिम वाली एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं एक कण है जो कहाँ पर है, बिंदु P पर स्थित है, और ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। अब जब बिंदु यहाँ पर स्थित है, गतिशील नहीं है, एक जगह फिक्स है, ठीक है, इस स्थिति में यहाँ पर ये बता कोरिलेस बल लगेगा या नहीं लगेगा। कोरिलेस बल सिर्फ गतिशील अवस्था पे लगता है और स्थिर अवस्था में नहीं लगता। यहाँ अब केंद्रीय बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण तो लग ही रहा है, उसी के सापेक्ष क्या लगेगा, अब केंद्रीय बल भी लगेगा। अब केंद्रीय बल किधर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। जैसे हमारे पास हमने एटम पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो अब केंद्रीय बल के कारण तो लगाते हैं। अब वो इस कण को भी बांधे रखेगा, स्थिर अवस्था में है तो अब केंद्रीय बल भी लगेगा, किधर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो ये डिस्टेंस कुछ मानी जाएगी, तो हमें अब केंद्रीय बल की गणना करनी है और इसको मानते हैं कैपिटल R। क्यों, तो पृथ्वी की त्रिज्या मानी है, हमारा जो पिंड है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर है, मतलब ये सरफेस पे लग नहीं रहा लेकिन राउंड में है, तो ऐसा मान सकते हैं ये पृथ्वी की सतह, हमारी सतह है पृथ्वी से लेके जो इसका केंद्र है उसकी त्रिज्या है। और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, पढ़ी है 12th में। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर, हमने मान ली वो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6400 किलोमीटर होती है, और हमने यहाँ R मानी है, ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। यहाँ बिंदु P है, इसके ऊपर अब केंद्रीय बल लगेगा, जो केंद्र की ओर लगेगा वो क्या करेगा, अब केंद्रीय बल। लेकिन किसके बारे में, माना एक पिंड, डायग्राम बना ले अच्छे से, ये नॉर्थ, ये साउथ, और यहाँ से एक सरफेस और माना गया है, इसको माना गया है कैपिटल स्मॉल r, ये इसका केंद्र O, ये ओडेस, ये बिंदु P हो गया, ठीक है। अब ये बता, अब केंद्रीय बल की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता है या आभासी होता है। जब अब बताया था कोरिलेस बल और इसके बारे में, कोरिलेस बल हमें दिखाई देता है क्या, फील होता है ना, तो ये कौन सा बल होता है, आभासी बल होता है। अब केंद्रीय बल भी कौन सा होता है, आभासी बल होता है। तो लिख, माना एक पिंड, ये तो भूमध्य रेखा, ये तो वो हो गई, और ये निरक्ष हो गई। माना एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थिर अवस्था में उपस्थित है, माना एक पिंड इसके नीचे, डायग्राम के नीचे, माना एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थिर अवस्था में है। जब स्थिर अवस्था में है तो उस पर एक कोई आभासी बल कार्य करेगा, वो क्या करेगा, अब केंद्रीय बल कहलाएगा। स्थिर अवस्था में है
इस पिंड पर एक आभासी बल कार्य कर रहा है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक आभासी बल कार्य कर रहा है उसको क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे। साथ में लिख ले, पिंड बिंदु P पर स्थित है। इस पिंड की स्थिति को समझाने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, और इसकी जो एक्स एक्स है वो तो है पूरब की ओर, और जो वाई एक्स है वो उत्तर की ओर, और जेड एक्स है वो सामने की ओर है। एक्स एक्स पिंड के पूरब की ओर, वाई एक्स पिंड के उत्तर की ओर, और तथा जेड एक्स पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर है। मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा तेरे को। अब एक पिंड हो गया P, जिसके ये तो हो गई पूर्व दिशा एक्स एक्स, ये मान लेते हैं ऊपर की ओर उत्तर दिशा वाई एक्स, ये सामने जेड एक्स, और यहाँ मान लेते हैं कोणीय वेग ओमेगा। बोर्ड में तो आ रहा है, समझा दूंगा, 1 मिनट लिख ले तो। ये था हमारा ओ, ये था ओडिस, ये हमने आर माना था, और ये कैपिटल आर, ये लेमडा, ये भी लेमडा, ये 90,
ये लेमडा है तो समझा दूंगा, वेट कर थोड़ा सा। देख, जो पीछे जो डायग्राम बनाया था हमने, ये दिशाएं नहीं दिखाई थी उस कण की, हमने सिर्फ एक पृथ्वी बनाई थी, उस पर हमने क्या दिखाया था, बिंदु P दिखाया था, बिंदु P स्थित है ऐसे दिखाया था, ये बिंदु P स्थित है, ये एक तो ऊर्ध्वाधर है, एक क्षैतिज रेखा, इससे यहाँ की दूरी हमने क्या मानी थी, R। ये जो दूरी है बिंदु O, उसका हमने केंद्र माना था पृथ्वी का, O से हमारी बिंदु की जो दूरी थी वो R मानी थी। साथ में हमें ये कोण भी मानना था, उसमें लिख लेना, ये कोण हम मानेंगे लेमडा, ठीक है। ये कोण लेमडा माना और इसके सापेक्ष हमने एक और तल लिया था, ठीक है, उसको माना था O डैश, O यहाँ O डैश, और इस दूरी को हमने कितना माना था, R, स्मॉल r, बिंदु की उस केंद्र से दूरी, O डैश के मध्य R। जब ये बाहर का कोण लेमडा है तो ये अंदर का कोण लेमडा हुआ, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये होगा परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये बिंदु माना है, अब इस बिंदु के जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा ये मतलब पूर्व दिशा इस साइड में है, इसको माना हमने x अक्ष, और इसी बिंदु के ऊपर की ओर जो दिशा है उसको मान लिया हमने y अक्ष, जो सामने की दिशा है वो z अक्ष। अब z अक्ष तो ऐसे सामने दिखा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐसे दिखा दी, वैसे लिखवा तो यही है कि z अक्ष दिशा क्या है, सामने की दिशा है। अब जब ये कोण लेमडा है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से ये देख, जब कोणीय वेग कोण कर रहा है, अक्ष इधर है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, x अक्ष और y अक्ष। इसी प्रकार अक्ष, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, एक अक्ष होती है, ये x, ये y, ये x, ये y और ये z, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। जब हमारा यहाँ से ये कोण है, एकांतर कोण लेमडा आ रहा है, तो इसके साथ ये बचा हुआ कोण कितना होगा, 90 माइनस लेमडा, और इस बिंदु से ये कोण लेमडा है तो ये भी लंबवत है, ये भी क्या बनेगा, 90 माइनस लेमडा। थोड़ा सा ये डायग्राम ना थोड़ा समझ के बनाना, मैं तेरे को और अच्छे से समझाता हूँ। देख, ये डायग्राम बना ले, इसके नीचे हमने x अक्ष को तो क्या माना है, लिखवाया मैंने, x अक्ष तो पिंड के पूर्व की ओर, y अक्ष उत्तर की ओर, और z अक्ष सामने एकदम पिंड ऐसे है, ये अक्ष, ये y और ये z। अब 3D तो है नहीं, 3D होती तो एकदम सही दिखता, ऐसे एक बार बना ले, लिखवा तो दिए, इसके नीचे ये डायग्राम बना ले। अब ये कोण लेमडा है तो ये भी होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। बिंदु O से, केंद्र O से बिंदु P की दूरी हमने मानी है कैपिटल R, O डैश से मानी है स्मॉल r। या हम ये ले सकते हैं, देखो एक और तरीका समझने के लिए, ठीक है। ये जो हमारी क्षैतिज रेखा जा रही थी, ये क्षैतिज रेखा थी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा थी, और ये ऊपर वाली भी ऊर्ध्वाधर ऐसे जा रही थी। इस क्षैतिज को तो मान सकते हैं हम x अक्ष, ठीक है, एक बार ऊपर वाली y अक्ष, और ये जो सामने आएगी वो z अक्ष। अगर हम उनको x अक्ष मानते हैं, जो दूसरा निर्देश तंत्र लेंगे हम उसको क्या मानेंगे, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, z डैश x। x, y और z परस्पर लंबवत होते हैं, तो x डैश, y डैश और z डैश भी परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ पर लाइन क्या चेंज हो जाएगी, x डैश अक्ष पूर्व की ओर, y डैश अक्ष उत्तर की ओर, और z अक्ष पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर होगी, x डैश, y डैश, z डैश। इससे हेल्प क्या होगी, ये देख, अगर यहाँ ये कोण जो पूरा होता है x और y के बीच में कितना होता है, अरे जब x और y परस्पर ऐसे हैं तो 90 डिग्री का कोण होता है ना, 90 डिग्री का कोण होता है। अगर एक कोण हमारा इसमें, मतलब जो x और y के बीच में, ये तो x, ये है y, इसी प्रकार यहाँ ये एक x है, ये है
वाई, यहाँ बीच में ओमेगा कौन घूम रहा है, इस पूरे को भूल जा, सिर्फ इसको देख, ये एक्स डेस है वाई डेस है, दोनों के बीच में कौन कितना होता है 90 डिग्री। अगर हमारे पास जो ओमेगा वाली राशि है अगर लेमडा बना रही है, लेमडा कौन बना रही है, तो बचा हुआ 90 माइनस लेमडा, तो जो ओमेगा है एक्स के साथ तो कितना बनाना है लेमडा, तो वाई के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस लेमडा बनाएगा ना। यहाँ से अगर ये हो ओमेगा वाई के साथ, इधर ये वाला कौन अगर लेमडा है तो जेड के साथ कितना होगा 90 माइनस लेमडा। इस पूरे को भूल गए, सिर्फ इसको देखें एक बार, ये एक्स डेस और वाई डेस के बीच में कोण कितने का होता है 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ओमेगा कोणीय वेग जो घूम रहा है वाई डेस के साथ अगर लेमडा कोण बनाता है तो जेड डेस का कितना बनाएगा 90 माइनस लेमडा, क्योंकि वाई डेस और जेड डेस क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। डायग्राम बना दो पहले, और यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, एक्स डेस एक्स पृथ्वी के पूर्व की ओर, वाई डेस एक्स पिंड के उत्तर की ओर तथा जेड एक्स एक्स पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, जब एकांक सदिश लेंगे तब ऐसे ही चेंज होगा। अक्ष के साथ एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, तो अक्ष डेस के साथ क्या लेंगे आई डेस, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा लिखते टाइम भी ध्यान रखना। और हमें अपकेंद्रीय बल में क्या क्या चाहिए, अपकेंद्रीय बल जो हमारा था, जो समीकरण आई थी वो क्या थी -2m ओमेगा क्रॉस आर, यही थी ना, मतलब हमें ओमेगा की गणना करनी पड़ेगी, हमें ओमेगा निकालना है इससे, तो ओमेगा की गणना हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।